Good morning, all of the student class 8th. Today we'll read the chapter 15 in the social studies. Name of this chapter is Education and British Rule. कहने का अर्थ है कि शिक्षा और ब्रिटिश शासन। आप सभी जानते हैं कि विदाउट एजुकेशन की कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है। पहले भी इसका महत्व था, आज भी इसका महत्व है। शिक्षा जो है हमारे देश का, समाज का एक सशक्तिकरण होता है, इम्पावरमेंट होता है। इसके बिना हमारा कोई भी कार्य जो है संभव नहीं है। आगे बढ़ने के लिए हो या किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए हमें शिक्षा सबसे जरूरी होती है। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके पहले क्या परिस्थितियाँ थी, आज़ाद होने के बाद परिस्थितियाँ क्या थी। दूसरा है अंग्रेज के आने के पहले हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी, और अंग्रेज जब आए हमारे देश में तो फिर उनके समय में शिक्षा का क्या महत्व था, उन्होंने कैसी व्यवस्थाएं की। हम लोग बारी बारी से हर चीज़ के बारे में, ऐसे क्लास में भी आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। हम लोग फिर ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इस चीज़ को जानेंगे, समझेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक सेंटेंस आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना होगा। एजुकेशन इज ए टूल ऑफ एम्पावरमेंट। सशक्तिकरण के लिए शिक्षा हमारा क्या है, एक औजार है। उसी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एजुकेशन प्री ब्रिटिश पीरियड। प्री ब्रिटिश पीरियड के दरमियान शिक्षा का क्या अस्तित्व था, क्या था। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, इंडिया फॉलो ए वेरी फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम। अंग्रेज के आने के पहले भारत में शिक्षा की जो व्यवस्थाएं थी, सिस्टम थी, वो फ्लेक्सिबल था। एवरी विलेज एंड टाउन इन इंडिया हैड ए स्कूल। उस समय अंग्रेज के आने के पहले हमारे गांव या शहर सभी जगह विद्यालय हुआ करते थे। उसमें अलग अलग व्यवस्थाएं भी थी, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन का भी व्यवस्था था। ऐसा नहीं था अंग्रेज के आने के पहले हमारे यहाँ पढ़ाई की व्यवस्थाएं नहीं थी, व्यवस्थाएं थी। जैसे अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग चीजों की व्यवस्था की गई थी। देयर वेयर पाठशालाज फॉर हिंदूज एंड मक्ताज फॉर मुस्लिम। हिंदुओं के लिए पाठशालाएं होती थी और जो मुस्लिम बच्चे हुआ करते थे उनके लिए मक्ताब हुआ करता था। वे वहां पर अपने उर्दू की पढ़ाई पढ़ते थे, हिंदू लोग पाठशाला में अपना अध्ययन करते थे। दीज वेयर द सेंटर ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। प्रत्येक बच्चे के लिए आज़ादी से पहले, अंग्रेज के आने से पहले हमारे देश में एलिमेंट्री एजुकेशन का केंद्र हुआ करता था। हर जगह व्यवस्थाएं थी। उन जगहों पर, इन दिस प्लेसेस चिल्ड्रेन वेयर टॉट टू रीड, राइट, डू सिंपल मैथमेटिकल एक्सरसाइज एंड रिमेंबर द टेक्स्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रिलीजन। उन सभी जगहों जहां पर या तो हिंदू लोगों के बच्चे पढ़ते हो या मुस्लिम बच्चे हुआ करते हो, उन सबों जगह विद्यालय में बच्चे को पढ़ना, लिखना और सिंपल मैथमेटिकल एक्सरसाइज के बारे में सिखाया जाता था। और बुक के जरिए जिस धर्म से जो बच्चे हुआ करते थे उन्हें याद करने के लिए भी बताया जाता था। ये व्यवस्थाएं थी। दे वेयर आल्सो टॉट द बेसिक राइटिंग स्किल। बेसिक राइटिंग स्किल, लिखने की जो कौशल होना चाहिए बच्चे में, ये भी सिखाया जाता था। वो चाहे मक्ताब हो चाहे पाठशालाएं हो, बच्चे की राइटिंग कैसी हो सब कोई जानता है। हम पढ़ने के लिए लिखने की भी आवश्यकता होती है। अगर हमारा राइटिंग सुंदर नहीं होगा तो वह सुंदरता बचपन में ही सिखाया जाता है। हमारी लिखावट कैसी हो, अच्छी लिखावट जो होती है एक अच्छे बच्चे की पहचान होती है। ये सारे तरीके अंग्रेज के आने के पहले पाठशालाओं में या मक्ताब में बच्चे को ये भी सिखाया जाता था कि याद करना, पढ़ने के साथ साथ हमारा लिखावट भी सही हो। उस स्किल को डेवलप किया गया था। इसके अलावा हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा पाने की भी व्यवस्थाएं थी।
The center of higher education were mostly located in developed cities and were fewer in number. हायर एजुकेशन की संख्या कम थी, अधिकतर जो सेंटर हुआ करते थे वह डेवलप सिटी में, जो डेवलप महानगर हुआ करते थे वहां पर हुआ करता था. एंड वेयर फ्यूअर इन नंबर, संख्या भी कम थी. दे वेयर मोस्टली पैट्रोनाइज्ड बाय द रूलर्स ऑफ नोबल्स. द स्टूडेंट कमिंग टू द सेंटर वेयर मोस्टली फ्रॉम द अपर क्लास. और उसको देख रेख करने वाला वहां के रूलर हुआ करता था, शासक जो होता था वो या नोबल हुआ करते थे. उस समय वही हायर एजुकेशन को कंट्रोल करते थे. स्टूडेंट भी जो थे उस समय उस सेंटर में पढ़ने वाले जो बच्चे आते थे उस जमाने में वह हायर क्लास के होते थे. उसके बाद आता है जब देश में हमारा अंग्रेज प्रवेश किए, उन्होंने बहुत चीजों का परिवर्तन किया. शिक्षा में भी उन्होंने चेंजिंग किया. वे आए तो आने के बाद उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज की स्थापना किया. 19वीं शताब्दी द 19th century certain a group of people became interested in imparting western education to the Indians. 19वीं शताब्दी में कुछ ऐसे लोगों का समूह था जिन्होंने भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा के बारे में बताने का रुचि लेने लगे. क्रिश्चियन मिशनरीज वेयर द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अटैच टू देयर चर्चेज इन इंडिया. भारत में जो ईसाई धर्म के लोग थे उन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत किया वह अपने अपने चर्च में, गिरजाघर में पढ़ाने का शुरुआत किया. यहीं से उन्होंने अपने वेस्टर्न एजुकेशन को डेवलप किया. Initially, such schools were set up mainly in Madras, Bombay and Calcutta, and their medium of instruction was English. इसके अलावे उन्होंने क्या किया, हायर एजुकेशन के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की. चर्च से उन्होंने अलग अलग संस्थाएं खोला और हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने जैसे बड़े बड़े महानगर हो गए मद्रास, बम्बे और कलकत्ता, ऐसे जगह उन्होंने हायर एजुकेशन का व्यवस्था किया. लेकिन वहां पर मीडियम क्या किया, इंग्लिश रख दिया कि यहाँ के लोग भी इंग्लिश जाने. और उनका अपनी सोच थी कि हमारे देश का जो एजुकेशन हो हम इंडिया में उसको डेवलप करें. उसके अलग अलग व्यू थे, अलग अलग लोगों की सोच थी. कुछ ऐसे लोग भी थे वो जानते थे कि इंडिया के कुछ लोगों को अगर हम इंग्लिश मीडियम सिखा देते हैं तो बाकी लोगों को वे लोग सिखा देंगे. इंडिया के लोग इसलिए थोड़ा इंटरेस्टेड थे कि अंग्रेज के लैंग्वेज को अगर हम समझ जाएंगे तो उनकी कही हुई बात हम समझेंगे तो आसान होगा. इसी से संदर्भ में आगे आया चार्टर एक्ट 1830. Humble beginning in the field of education was made by the British with the Charter Act of 1830. It provided for a sum of 1 lakh to be spent annually on the education in India. But this small sum remained and utilized for a long time because it could not be decided whether to impart Oriental education or English education. एक चार्टर एक्ट कानून बनाया गया 1813 में. उस कानून के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि भारत में जहां जहां स्कूल खोला जाएगा उसके लिए 1 लाख रुपया सालाना खर्च किया जाएगा. इस छोटे से अमाउंट को इतने बड़े देश में खर्च कर पाना बहुत कम पैसा लग रहा था. उससे पूरे भारत को डेवलप नहीं किया जा सकता था. आगे आया वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854. आगे एक अलग कानून अंग्रेज ने बनाया 1854 में जिसका नाम दिया वुड्स डिस्पैच. इसमें क्या बताता है, in 1854 mass education India started with Woods dispatch. It was an educational dispatch through which a number of primary school and colleges were opened. The dispatch looked down on the Indian way of learning and emphasis on the value of the Western learning. इस कानून के माध्यम से मास एजुकेशन, बड़ी संख्या में शिक्षा कैसे भारत के बच्चे को दिया जाए, वह चाहे प्राइमरी हो चाहे हायर एजुकेशन हो, इसमें यह व्यवस्था किया गया
कि प्राइमरी स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक पूरे भारत में खोला जाए। ये कानून के जरिए ये बताया गया कि इससे पश्चिमी शिक्षा का वैल्यू बढ़ेगा। ऐसे ऐसे अंग्रेज के जितने भी लगभग लोग थे उन्होंने इस चीज को समझा अपने अपने तरीके से कि भारत में शिक्षा को कैसे डेवलप किया जाए। अब देखा जाए तो भारत में जो शिक्षा दिया जाता था और ब्रिटिश जो है अपनी शिक्षा को जो भारत में लाया, इस दोनों में डिफरेंस देखा गया। यहाँ के लोगों ने पाया कि इस दोनों में अंतर है। तो वे अपने हिसाब से मिशनरी चलाने लगे, अपनी व्यवस्था करने लगे। भारत के लोगों की जो पहले से व्यवस्थाएं थी उसका अलग था। शुरुआत में क्या होता था हमारे देश में, अर्लियर द सैलरी ऑफ द टीचर वाज पेड बाय द कम्युनिटी। उस समय पाठशाला में जो गुरुजी पढ़ाते थे उनको सैलरी नहीं मिलता था, वे विदाउट सैलरी के वर्क करते थे, बच्चे को शिक्षा देते तो चाहे गुरुकुल हो चाहे पाठशाला हो, गांव में रहते थे, गांव के बच्चे को पढ़ाते थे। उन्हें कम्युनिटी के द्वारा जो कुछ मिलता था वह कम्युनिटी के द्वारा मिलता था। लेकिन वहीं देखा जाए बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको सैलरी में कन्वर्ट कर दिया जब अंग्रेज आए। दूसरा, अर्लियर द टीचर सेलेक्टेड द टेक्स्ट टू टीच एज पर द नीड्स ऑफ देयर कम्युनिटी। शुरुआत में क्या होता था, हमारे देश में जो शिक्षा देते थे गुरुजी, वे लोग अपने हिसाब से अपने बच्चे को देखते थे, वो बच्चा हमारा कैसा है, उसके हिसाब से उन्होंने जरूरत के हिसाब से बच्चे को किताब सेलेक्ट करते थे और वहीं पढ़ाते थे। बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन द टेक्स्ट बुक्स वेयर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। अंग्रेज का जब आया उन्होंने किताब ये लगाया कि नहीं, जो हम बुक दे रहे हैं वहीं आप पढ़ाइए। द टीचर हैड नो से इन द क्यूरिकुलम। शिक्षक के यानी गुरुजी लोगों के पास किसी तरह का कोई कहने के लिए नहीं था कि आप पाठ्य पुस्तक में क्या परिवर्तन करेंगे क्या नहीं करेंगे। तीसरा डिफरेंस बताता है, द टीचर्स हैव पेस्ड द लर्निंग ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स नीड्स एंड कैपेसिटी अर्लियर, but in the new system the teaching and exams were conducted as per schedule. The student had to pass the exam conducted not by the teachers but by the government. बाद में क्या हो गया, तीसरी समस्या ये आ गई कि बच्चे जो थे पहले गुरुजी लोगों के अनुसार काम करते थे, बच्चे के जरूरत के हिसाब से उनके अनुसार छात्रों को सिखाने का व्यवस्था किया गया था। उनके क्षमता के आधार पर गुरुजी अपना पढ़ाते थे, जांच पड़ताल करते थे, दूसरा कोई साधन नहीं था। अंग्रेज जब भारत में आए उन्होंने इसको बदला और उस बदलाव में एक दूसरा बदलाव क्या आया, न्यू सिस्टम, नया सिस्टम आया। अब पढ़ाना और एग्जाम लेना, परीक्षा, ये दोनों चीज गवर्नमेंट के अंदर चली गई। पढ़ाना भी है, किताब कौन सा चलेगा ये गवर्नमेंट तय करेगी, जो किताब सेलेक्ट करेगी वो पढ़ाना है। एग्जाम भी कंडक्ट कौन करेगा, तो शेड्यूल के हिसाब से गवर्नमेंट ही सेलेक्ट करेगा। ये सारा गवर्नमेंट के द्वारा होने लगा। इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। अब आता है हमारे देश में ब्रिटिश जिस शिक्षा का लगा है उसका प्रभाव क्या पड़ा, वेस्टर्न शिक्षा का भारत में क्या प्रभाव पड़ा। द न्यू एजुकेशनल सिस्टम नेग्लेक्टेड द एजुकेशन ऑफ द मासेस। भारत में जो नया शिक्षा का सिस्टम लाया गया, बहुत से भारतीय इसको नेग्लेक्ट करते थे, उसको नकारते थे। बहुत से लोग पसंद करते थे लेकिन बहुत से लोग इस चीज को बड़ी संख्या में नेग्लेक्ट करते थे। कारण क्या क्या था, द इंग्लिश मीडियम एजुकेशन कंप्लीटली नेग्लेक्टेड द स्टडी ऑफ इंडियन लिटरेचर, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी। ब्रिटिश के द्वारा जो किताब निकाला गया, जो पढ़ाया जा रहा था इंग्लिश मीडियम में, उसमें फिलॉसफी की पढ़ाई, लॉ, हिस्ट्री, भारतीय साहित्य, इन सब को नेग्लेक्ट कर दिया गया था पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम में। दूसरा क्या प्रॉब्लम,
एजुकेशनल सेंटर वे आर लोकेटेड मेनली इन अर्बन एरियाज। जितने भी सेंटर थे वह लगभग भारत के मुख्य शहरों में स्थापित किए गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी तरह का कोई प्रोविजन नहीं था। द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स वाज नेग्लेक्टेड, लड़कियों की शिक्षा को भी नकार दिया गया था। became a language of communication among the educated Indians and they could now easily understand the dealing of the British। अंग्रेज समझ रहे थे हम जो कर रहे हैं वो भारत के लोग समझ नहीं रहे, ऐसा भी नहीं था। ब्रिटिश का जो भी डीलिंग हो रहा था उसको आसानी से भारत के लोग समझते थे। उन्होंने जो लैंग्वेज को चुना लोगों के बीच में कम्युनिकेशन, इंग्लिश मीडियम को हम डाल दें, लैंग्वेज को बदल दें। They were also introduced to modern liberal ideas which in the long run arouse more patriot feeling in them। भारत के लोगों ने सोचा समझा, बहुत से ऐसे लोग थे जो इंग्लिश मीडियम को समझ गए, जान गए। अब वे लोग अंग्रेज के द्वारा जितने भी चीजें होती थी वो समझते थे और अपने मन में उनकी भावना देशभक्ति की थी। इस तरह से इस चैप्टर में हम लोगों ने ये समझा कि हमारे देश में आज़ादी से पहले शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी, अंग्रेज आए तो क्या हुआ। इसके अलावा पहले के और अंग्रेज के टाइम के दोनों के बीच के में क्या डिफरेंस था। इस चैप्टर में अभी बहुत कुछ बाकी है, हम लोग फिर नेक्स्ट दिन इसके बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू।